हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैंने पढ़ा है ये, लेकिन नया नहीं है आपके लिए। दैट इज़ विस्कोसिटी। ये हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड में। व्हाट इज़ विस्कोसिटी, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसमें। विस्कोसिटी में देखो, विस्कोसिटी क्या होता है। एक गाढ़ा फ्लूइड बोल सकते हम। एक गाढ़ा फ्लूइड, उसे हम बोल सकते हैं विस्कोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हनी ले लूँ या फिर शुगर का सिरप लूँ, पाक म्हणतो आपण त्याला मराठीत, साखरेचा पाक अगदी घट्ट केलेला, दॅट। तो उसमें आप देखोगे तो जो लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, विस्कस। और चिपचिपा, जो हाथ को ऐसे चिपकेगा, उसे हम कौन सा बोलेंगे, दैट इज़ अ विस्कस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक 3 टाइप के बाउल ले रही हूँ सपोज, और इसमें मैं वाटर भर रही हूँ, इसमें एक टोमेटो केचप भरते हैं, इसमें हम हनी डालते हैं। तो सबसे, अगर मैं इसको उलटना चाहूँ यानी नीचे उतारना चाहूँ, यहाँ पे फ्लोर पे, यहाँ पे फ्लोर है सपोज, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बेटा, अगर नहीं, आप एक बार रीजॉइन करके देखो। अगर रीजॉइन करने के बाद भी नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज ही रही हूँ, तो उसमें देख लो। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा। पानी गिरेगा, केचप गिरेगा, या हनी गिरेगा सबसे पहले। यानी ये पहले फॉल होगा, उसके बाद कौन फॉल होगा। हाँ ये, हाँ यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी नीचे गिरने की, इसकी वेलोसिटी उससे कम होगी केचप की, ये वाटर है। और हनी उससे सबसे स्लो गिरेगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, तो हनी है। उससे कम कौन है, तो केचप है। और वाटर में बिल्कुल ना है, होती है, इसमें भी विस्कोसिटी होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। तो विस्कोसिटी यानी क्या, कि जो लिक्विड का फ्लो बहुत धीरे धीरे होगा, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे गिरते वक्त उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो फोर्स क्या करेगा, उसको यानी नीचे गिरते वक्त फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। और जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा उसमें ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगी। यानी मैं यहाँ पे एक वर्ड आता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विच इज डिनोटेड बाय ईटा। कैसे डिनोट होता है, ईटा से। हम विस्कोसिटी कैसे नोटिफाई करते हैं, ईटा से। तो हम इन तीन चीज़ों में अगर जाते हैं तो सबसे कम विस्कोसिटी किसकी रहेगी, तो वाटर की। उससे ज़्यादा किसकी रहेगी विस्कोसिटी, तो आपके केचप की। और सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी रहेगी, तो दैट इज़ हनी की। इसमें क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो फोर्स इसको अपोज करने का काम करता है। जब वो नीचे फ्लो, जैसे ही वो नीचे फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, उनके मॉलिक्यूल उसको फ्रिक्शन देना स्टार्ट करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त हमें जैसे एक पर्सन है, जैसे ये इधर इस डायरेक्शन में मूव आउट कर रहा है, तो हमारी जो एयर रहती है वो हमें पीछे खींचने का काम करती है। गाड़ी पे भी आप चला रहे होंगे तो आपको देखो एयर पीछे, आपको यानी इमेजिनेशन करो इस चीज़ को कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी स्पीड इधर है, लेकिन जो एयर है वो फ्रिक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में देती है। आपके हेयर्स वगैरह वो बैक साइड में मूव आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, जो फोर्स यानी वैसे ही इसमें भी वहीं पे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स। उस फोर्स को हम कौन से बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स। या फिर आप पानी में भाग रहे हो, अगर ज़मीन में भागोगे तो ज़्यादा तेज भागोगे, ज़मीन में जो फ्रिक्शन देगा वो एयर फ्रिक्शन देगा हमें। लेकिन उसके जगह हम अगर वाटर में भागना चाहेंगे तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ दिया होगा, यानी उसमें हम उतना फास्ट नहीं भाग पाएंगे। यानी वहाँ पे वाटर का विस्कोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एयर। हम ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे एक एयर में भाग रहा है, एक यहाँ पे पानी में भाग रहा है पर्सन, तो आप क्या बोलोगे कि एयर में ज़्यादा फास्ट भाग सकते हो एज कम्पेयर टू द वाटर। यानी वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू द एयर, यानी एयर के कंपेयर में इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हुई, हम ऐसा बोल सकते हैं।
अब समझ में आया व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी? एक फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, जो फोर्स आपको उसको अपोज करने का, यानी आपके फ्लो को अपोज करने का काम करता है। किसी भी लिक्विड के फ्लो को, फ्लूइड के फ्लो को अपोज करने का काम करता है। उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और उस लिक्विड में कितने अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट इज इट्स विस्कोसिटी। वो उसकी क्या होती है? विस्कोसिटी। तो हम, जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिए, विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा। कैसे डिनोट होती है? ईटा से। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी डिपेंड किस पे कर रहा है? एयर ले रहे हैं हम, लिक्विड ले रहे हैं कौन सा, तो वाटर, या फिर केचप ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, यानी इसके डेंसिटी पे डिपेंड हुआ। किस पे डिपेंड हुआ? उसके डेंसिटी पे। लिक्विड की डेंसिटी कैसे है उस पे उसका क्या डिपेंड करता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या डिपेंड करता है उसका? विस्कोसिटी डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम इस पे से बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड रहा, फॉर लिक्विड के लिए अगर हम जाते हैं, तो लिक्विड में अगर डेंसिटी बढ़ जाती है किसी भी लिक्विड की, अगर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे इससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इन दैट कंडीशन उसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसा गैस में नहीं होता है, गैस में उल्टा होता है। गैस में अगर आप डेंसिटी बढ़ा देते हो तो इन दैट कंडीशन उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो उसमें जो मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एज कंपेयर टू दिस इज वेरी लेस। इसलिए इसकी डेंसिटी अगर बढ़ा भी देते हो आप, तो इन दैट कंडीशन उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस पे एक फोर्स, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये सपोज, ये जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बोला है, ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये सम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और उसे ही हम कौन सा बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल गया? तो ये प्रोपोर्शनल जाता है, दैट इज फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी, ये किसको प्रोपोर्शनल जाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया को। साथ में ये विस्कस फोर्स जो है ये किसको प्रोपोर्शनल जाता है? तो दैट इज इट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसे प्रोपोर्शनल जाता है? उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट को। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी, यानी हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है that is dv upon dx, change in velocity upon displacement, that is the velocity gradient. What is velocity gradient? That is change in velocity, या फिर आप ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस पे से मैं पहले फॉर्मूला बताती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम जब डायरेक्टली का साइन निकालते हैं तो ये आता है ईटा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस पे से ईटा का फॉर्मूला क्या बनता है? ये सारे इसके अपॉन में चला जाएगा, तो विस्कस फोर्स अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है? विस्कोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रिक्शनल फोर्स पे। कितना अमाउंट ऑफ वो फ्रिक्शनल फोर्स देता है, एरिया कितना है लिक्विड का, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, इस पे क्या डिपेंड करता है? उसका विस्कोसिटी। ठीक है, और हर एक लिक्विड का डिफरेंट होता है, ये भी मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। और इसे जो डिस्कवर्ड किया था विस्कोसिटी को, वो पॉइसिली नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था। और पॉइसिली को यूनिट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पीएल से, ये इसका एसआई यूनिट है, किसका? ईटा का। एसआई यूनिट इज पॉइसिली, और 1 पॉइसिली कितने का होता है? तो 10 पॉइस का होता है, पॉइस का। 1 पॉइसिली कितने का होता है? तो 10 पॉइस का। पॉइसिली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसने ये विस्कोसिटी डिस्कवर्ड की हुई है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या जाता है? दैट इज पॉइसिली।
और 1 पॉइसिली कितने का होता है, तो 10 पॉइस का होता है, ठीक है। और इसका एक यूनिट भी दिया होगा आपके इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट, यानी सिंपल इसमें दिया होगा आपके इसमें, हाँ, दैट इज न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, इस पे से सॉल्व किया हुआ है, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम इस पे से डिराइव कर सकते हैं, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ये हो जाता है मीटर स्क्वायर, इसे सॉल्व कर ले तो हमें ये मिल जाएगा न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होता है, ये ऐसे होता है न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड मीटर, ऐसा हो जाता है। ये डिस्प्ले, ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये मीटर मीटर गेट कैंसल, ये सेकंड ऊपर चला जाता है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ आपको JEE नीट में काम में आएगा, या कहीं पे दिया होगा 1 यानी पॉइसिली में है तो ये ऐसा यूनिट है, और 10 पॉइस ये कौन सा यूनिट आता है उसका, दैट इज CGS यूनिट। 1 पॉइसिली कितने का होता है, तो 10 पॉइस का, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। अब आज, हाँ, मैंने ये बोला था कि एरिया पे डिपेंड करता है और व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो, मैंने सपोज, एक मिनट, मैं थोड़ी 2-3 बुक्स लाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट रुको। मैंने आपको जैसे बोला था पिछले बार, ये सपोज रिवर है आपकी, और ये रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये अगर ऐसे कांस्टेंट लेयर से, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सबका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो यानी ये एक पॉइंट अगर मैं कंसिडर करती हूँ, तो इस पॉइंट पे हर एक लेयर की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो ये नॉन विस्कस हुआ, ये कौन सा हुआ, नॉन विस्कस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस रिवर की सेंटर पे वेलोसिटी ज़्यादा है, सेंटर वेलोसिटी ग्रेटर एज कंपेयर टू द बैंक, यानी इस पे कैसे होते जाएगा कि जैसे जैसे आप रिवर बैंक से आगे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। वैसे ही यहाँ से भी अगर यहाँ से लोगे तो ये लेयर की वेलोसिटी, ये सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी हो जाती है 0। जैसे ये पुढे, म्हणजे ही जेव्हा पुढे सरकेल, आगे सरकने की कोशिश करेगी, ये तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। इनमें और इनमें एक फोर्स, ये लिक्विड है आपका, इनमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, एडिसिव फोर्स, और वो एडिसिव फोर्स इसके फोर्स को क्या दे रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और आपको पता है ड्यू टू द फ्रिक्शन ही हम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी आगे चल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अगर सपोज एक रास्ता है, यहाँ पे ये रोड है और इस रोड पे मैं ऑयल डाल दूं तो क्या होगा, अगर मैं रोड पे ऑयल डाल दूं, हाँ, फ्रिक्शनलेस व्हील, म्हणजे इथे फ्रिक्शन काय राहील, 0 राहील, म्हणजे ती व्हेकल तिथल्या तिथेच मूव करेल किंवा स्लिप होऊन खाली पडेल, ऐसा होगा। लेकिन हम इस पे ऑयल नहीं रखते, हम क्या करते हैं, उसको ड्राई रखते हैं। अगर ड्राई क्यों रखते हैं, जो आपका जो सरफेस होता है, रोड का जो सरफेस होता है, उसमें थोड़े 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 होल होते हैं, और आपका जो गाड़ी का टायर या साइकिल का टायर होता है उसमें भी आप देखोगे वो पूरा स्मूथ नहीं रहता है, यानी अगर स्मूथ सरफेस रहा तो आप फिसल जाते हो या वहीं पे आपका टायर घूमते रहता है। लेकिन अगर थोड़ा भी रफ सरफेस होता है तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण हम भी जब चलते हैं तो हमारे पैर को भी फ्रिक्शन मिलता है, तभी जाके हम हमारा एक पैर पीछे और एक पैर आगे रखते हैं। ऐसे चलते समय हम जब पीछे के पैर को पुश करते हैं, यानी हम पीछे ढकलते हैं, चलना तो आगे होता है हमें, लेकिन पैर को हम पीछे ये करते हैं, मूव आउट करते हैं, और तब दूसरा लेग आगे करते हैं हम, यानी हमारा पैर उसको क्या दे रहा, फ्रिक्शन, इसके कारण हमारी बॉडी आगे चल रही है, पीछे नहीं चल रही है। कहाँ चल रही है, आगे के डायरेक्शन। सेम यहाँ पे सरफेस पे भी वही होता है। ये नीचे वाला जो सरफेस है बैंक का, यहाँ पे मिट्टी होगी, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और रिवर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, और ये रिवर के लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, यानी अलग अलग
मॉलिक्यूल्स है, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये जो एडिसिव फोर्स है ये इस पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। इस फ्रिक्शन के कारण ये सॉलिड, ये जो लिक्विड है ये आगे मूव आउट करेगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो रहेगा वो दिस डायरेक्शन ये मूव आउट करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो रही है। अब इसके ऊपर की जो लेयर है इसमें भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ये नीचे वाली लेयर इसको फ्रिक्शन देगी, इसकी लेयर उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा होगी। ऐसे करते करते सेंटर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर से उल्टी कंडीशन यहाँ पे होती जाती है। यहाँ से हम जैसे जैसे नीचे, यानी हर बार क्या होता है, जैसे मैं अगर ये इसमें एक शेयर मॉडुलस का कंसेप्ट आता है, ये बुक्स है, ये सारी ऐसी बुक्स रखी हुई है मैंने, मैं थोड़ा सा एंगल बदल रही हूँ इसका, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे एक पे ऊपर एक ऐसी बुक्स रखी हुई है मैंने। अब इसको अगर मैं, इस बुक को अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूँ, यहाँ से ऐसा फोर्स अप्लाइड करूँ, तो सबसे पहले जो मूव आउट होंगी, थोड़ा सा देखो, एक मिनट, अब देखो, क्यों रे भाई, एंगल क्यों बदल रहा है इसका, रुक जाना भाई। हाँ, अब देखो, अब मैं इसको अगर यहाँ से फोर्स दे दूँ, यहाँ से इसको ऐसे फोर्स दे दूँ, तो सबसे पहले कौन सी बुक सरकेगी, अपर, यानी ये ऐसे ऐसे होगा। अब देखो ये लेयर्स फॉर्म हो रही है, यानी इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये रेस्ट कंडीशन में है, ये नहीं सरकती है, ये रेस्ट कंडीशन में रहती है। जैसे हम इसको फोर्स देंगे ये रेस्ट कंडीशन में रहती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसके वेलोसिटी के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसके कारण इसकी बढ़ती है, और इसके कारण इसकी बढ़ती है, टॉप मोस्ट की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। यानी फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। और ये कौन सा मॉडुलस हुआ, शियर मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस हुआ, शियर मॉडुलस। याद आता होगा इलास्टिसिटी में, तो शियर मॉडुलस इज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो सबसे पहले अपर की लेयर सरकती है, फिर यानी सॉरी, सबसे पहले ये वाली लेयर, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ऊपर की लेयर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेंगी, अपर लेयर की। तो सेम वाटर के फ्लूइड के कंसेप्ट में भी यही कंसेप्ट जाएगा कि सबसे पहले जो लेयर फ्लो होगी वो किसकी होगी, तो नीचे वाले की, ये रेस्ट में रहेगा, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इसकी वेलोसिटी, और फिर इसकी वेलोसिटी, यानी सेंटर की वेलोसिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, यानी लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। अब डिपेंड इस पे भी करता है कि उसका एरिया कितना है, डिपेंड एरिया पे भी करता है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर दे सके हम, हाँ देखो, मैं अगर मुझे मुझे अगर किसी को पुश करना है, तो मैं सपोज ऐसे खड़ी हूँ, एक दो पैरों पे, दो पैरों पे ही खड़े रहते हैं, दो पैरों पे ही खड़े हूँ, ठीक है, और मुझे किसी ने पुश किया नीचे से, तो मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मैं अपोज करने की कोशिश करूंगी। अब मैं ऐसे पूरा स्लिप डाउन हो गई हूँ, अब मुझे कोई खींचेगा, मुझ पे फोर्स अप्लाइड करेगा, तो खड़े हुए ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको मुझे ढकलने के लिए, या सोए हुए ज़्यादा फोर्स लगेगा, हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं जब स्लिप डाउन हो जाऊंगी, हाँ यानी मैं अगर ऐसे नीचे कोई पर्सन अगर स्लिप डाउन हो जाता है तो ये पूरी बॉडी, वो पूरी बॉडी ग्रिप पकड़ने की कोशिश करेगी नीचे से जमीन को। लेकिन हम खड़े रह के अगर कोई हमें पुश करेगा तो सिर्फ हमारे दो पैर लगे हुए हैं नीचे, यहाँ पे तो पूरी बॉडी लगी हुई है जमीन पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू दिस। यानी फोर्स जो रहेगा, वो जो ये बॉडी पूरा फ्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में कि मैं आगे ना जाऊँ, मुझे कोई इधर ढकल रहा है और मेरी बॉडी उसको अपोज करने का काम करेगी। तो किस पे यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है। यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे सिर्फ उसके दो लेग टच हुए, ये दो लेग उसको अपोज करने का काम करेगा।
यानी इस पे से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया को, और साथ में किसको प्रोपोर्शनल हुआ, इस वेलोसिटी को। और इस वेलोसिटी को ही हम कौन सा बोलते हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाई इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, दो में की चेंज इन वेलोसिटी। ये अगर v है और ये v1 है, ये v2 है, तो v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, ऐसा v2 माइनस v1, और इनमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ dx। तो इसलिए हम इसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, तो दैट इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन dx। डिपेंड वेलोसिटी पे करता है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी per unit with the displacement, rate of change of velocity with displacement with the distance or with the distance, that is a velocity gradient। इसलिए हमने बोला था कि it is also directly proportional to dv upon dx। इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम, सीधा दिख रहा है क्या, है क्या भाई? ये आपके इसमें ऐसे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये देखो लेयर्स ऐसी दी हुई है। ये स्टेशनरी लेयर है जो हमेशा इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी देखो बढ़ती गई है। ये v माइनस डी वी, फिर v, और फिर v प्लस डी वी अपर पोर्शन में। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? उस विस्कस फोर्स को जो देखो, एक हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें पीछे खींचता है, और उस ये दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण बॉडी जो आगे पुश होती है उसे ही हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। ठीक है, इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, और बॉडी आगे पुश होना उसे हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। और ये किसके कारण होता है? तो विस्कस फोर्स के कारण ही विस्कस ड्रैग होता है। और ये हमने देखा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ viscous force per unit area per unit potential gradient, that is a coefficient of viscosity। और आपको उसका SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज पॉइस, ये दिया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉइस एंड SI यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका SI यूनिट होता है पॉइसिली, और 1 पॉइसिली कितने का होता है? तो 10 पॉइस का होता है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जाए हम आगे। अलग अलग एरिया रहेंगे, और उस एरिया कोई भी बॉडी भी हम ऐसा भी बोल सकते कि वो इरेग्युलर शेप की भी होगी, तो वो अगर लिक्विड से जाती होंगी तो वो सम विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और वो फोर्स कितना रहेगा, कितने अमाउंट में रहेगा? हमने देखा है कि एक बॉडी पे विस्कस फोर्स लगता है, लेकिन वो विस्कस फोर्स कितना लगता है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अलग अलग शेप की बॉडी है, लेकिन वो हर एक का एरिया डिफरेंट, और वो फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है। तो स्टोक ने एक सिंपली एक यहाँ पे आपके इसमें एक ही बॉडी ली हुई है, दैट इज अ स्पेरिकल बॉडी। और जॉर्ज स्टोक ने 1845 में इसको डिस्कवर्ड किया था कि अगर कोई बॉडी अगर लिक्विड में से गुजरती है, किसी भी विस्कस लिक्विड में से गुजरती है, तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, वो कितने अमाउंट में लगता है, तो वो उसने फाइंड आउट किया हुआ है। फाइंड आउट तो नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली सिर्फ प्रूव किया हुआ है। उसका कोई क्या बोल सकते हो आप, डायमेंशनली फाइंड कर सकते हो आप। आपने देखा होगा कि हमने मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट में उसका डायमेंशनली हमने रिलेशन देखा है किसी भी फिजिकल इक्वेशन का। हमने डायमेंशन फॉर्मूले से डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस में पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी में कैसे रिलेशन फॉर्म आउट होता है, तो हम इसमें वो रिलेशन उस पे से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसने स्टोक ने सीधे सीधे दिया है कि सपोज ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में ये मैंने एक स्पेरिकल शेप की बॉडी इसमें इंट्रोड्यूस की, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड कैसा है? तो विस्कस है,
जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और ये जो आपकी बॉडी है जो हम इसमें डाल रहे हैं इसकी रेडियस आर है, ठीक है। और इसका विस्कोसिटी, हाँ, अब ये जब इस फ्लूइड में से गुजरेगी तो विद सम वेलोसिटी गुजरेगी, तो वो वेलोसिटी कौन सी है, तो v है। वो वेलोसिटी कौन सी है, v। ये ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगी। अब जब यहाँ पे रहेगी तो ये सरफेस पे इस पे एडिसिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी स्टार्टिंग में। जैसे हम अगर पैराशूट कर रहे हो, ऊपर से जंप कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी 0 ही होती है। जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती बढ़ती जाती है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉडी की स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सेम इसमें भी वैसे ही होगा, जैसे जैसे ये पास आउट होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, देन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करती है, तो रेडियस पे, इस बॉडी के रेडियस पे, इसके वेलोसिटी पे, और किस पे डिपेंड करती है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। और इसको एक्सपेरिमेंटल सॉल्व करके इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, वो कितनी निकाली है, तो 6 पाई एटा v इंटू आर। इसका डायरेक्ट स्टोक लॉ ये कहता है कि जो आपका विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, तो विस्कोसिटी को, वेलोसिटी को, और ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पढ़ेंगे, और किस पे डिपेंड करता है, तो उसके बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है रेडियस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड। इस फ्लूइड में वो जब मूव आउट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स यानी विस्कस फोर्स। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की है। हम ये रिलेशन, इसके पावर क्या होंगे, ये कैसे फॉर्म आउट हुआ, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम हर एक चीज़ का हम डायमेंशंस लेंगे। जैसे मैंने फोर्स का अगर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, फोर्स का डायमेंशन लिया तो हम वो लेट करके लेते हैं, अगर याद आता होगा तो F इज इक्वल्स टू, ये हम तो कांस्टेंट है इसको के लेते हैं, ईटा टू द पावर ए, या x लिया था हमने तब v टू द पावर y एंड r टू द पावर z, और फिर हम x y z की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो वो वैल्यू जो आएंगी उस पे से हम उसका, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं हाफ mv², तो ये स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म होती है जो प्रैक्टिकली फॉर्म आउट होती है। तो अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1t-2, ये तो k होता है, k का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो लिया नहीं तो भी चलेगा। यहाँ पे हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका हमने यूनिट लिया था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर हम इसका डायमेंशन निकालने जाए तो इसका L1 m1t-2 और ये T1 यानी ये हो जाता है -1। मीटर स्क्वायर का डायमेंशन होता है L2, ये ऊपर जाके -1 हो जाता है, यानी L-1 m1 एंड T-1 ऐसा इसका होता है। वेलोसिटी का अगर ले तो L1 m0t-1 होता है, इसका पावर y एंड r L1 हो जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर, इसका z। हम इसे अगर सॉल्व कर ले L m, एक मिनट पहले हम इसके पावर सॉल्व कर लेते हैं। ये L m t, ये x इंटू -1 इज -x, 1 इंटू एक्स इज x, -1 इंटू एक्स इज -x, वैसे इसका 1 इंटू वाई इज y, m इज 0 एंड t इज -1 इंटू वाई इज -y। यहाँ पे इसका लो तो LZ हो जाता है, बाकी तो सारे ज़ीरो है। इसे हम सॉल्व कर ले पूरा LMT के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो L कितना हो रहा है -x + y + z, m कितना हो रहा है x + 0 इज x, -x - y, t की वैल्यू
ये किसके साथ हो रहा है, L1 M1 T-2 के साथ। एक बार मुझे ये चेक करने दो, मैंने बराबर लिया था ना, L1 M1 T-2, ये L1 -2 1 -1, हाँ ये ठीक है, ये ऊपर जाके -1, नहीं तो हमारा गलत नहीं आना चाहिए। हम इसे सॉल्व कर लेते, कंपेयर करते हम पावर को, तो -x + y + z = 1, देन x = 1 एंड -x - y = ये -2। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू डाल देते हैं -1 - y = -2, -y = -2, ये -1 उधर चला गया तो +1, तो -y = -1, दिस गेट कैंसल, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। ये दोनों वैल्यू इसमें डाल देते हैं, x की वैल्यू -x, y की वैल्यू +1, सॉरी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू +1, z = 1, ये -1 + 1 गेट कैंसिल, तो z की भी वैल्यू कितनी आई, 1। यानी हमने दिया हुआ रिलेशन करेक्ट है। हम इसमें डाल दें x y z की वैल्यू, तो f = k टाइम्स n⁻1 v⁻1 एंड r⁻ ऑल्सो 1। यानी हम बोल सकते हैं कि विस्कस फोर्स किसका कितना है, पी आर के बराबर, और के की वैल्यू 6 पाई, ये एक्सपेरिमेंटली फॉर्म होती है। यानी इसका रिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मैंने रिलेशन निकाल के बताया, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। और वैसे भी पता है आपको कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, कितने स्पीड से ये मूव आउट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस आ रही है यानी एरिया आ ही गई, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी उतनी बड़ा क्या रहेगा, उसमें फ्रिक्शन रहेगा और उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, तो इसलिए उसने वो रेडियस पे लिए। एनी प्रॉब्लम, दैट इज द स्टोक लॉ विच इज डिस्कवर्ड इन 1845 बाय जॉर्ज स्टोक। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या?